वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपने मेरे पहले 5-6 वीडियो देखे होंगे तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, तो जितने हमने किए वो काफी आपके एग्जाम के लिए। अब हम जाएंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब ये क्या है, इसका इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन से स्टैंडर्ड डिडक्शंस है या नहीं है, कौन से एग्जामिशंस है, ये सब हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे theoretical part. So let's start now profit and gains of business profession. तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। तो रीड करो पहला, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट बिजनेस इंक्लूड एनी टाइप्स ऑफ ट्रेड। देखो बाइंग एंड सेलिंग, ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, एनी टाइप्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर, कोई भी एक्टिविटी कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड। ऐसा हर बिजनेस इनकम टैक्स अलाउड करता है जिसमें बाइंग एंड सेलिंग है, जिसमें कॉमर्स है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, कोई एडवेंचर मतलब कोई एक्टिविटी है, वो सब बिजनेस इंक्लूड है। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, मेन क्या होना चाहिए बिजनेस का मोटो, प्रॉफिट अर्न। द पर्पस शुड बी प्रॉफिट अर्न। फिर आपका वो बिजनेस कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्यूटी पार्लर है, फॉर एग्जाम्पल आपका बड़ा पाव है, या फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस छोटा हो बड़ा हो, कितने भी टर्नओवर का हो, बट उसका पर्पस क्या होना चाहिए, अर्निंग द प्रॉफिट। और उसमें बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी होनी चाहिए, टू वे एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब बायर एंड सेलर, ठीक है। सो वो सभी एक्टिविटी को हम बिजनेस कहलाएंगे और इनका सबका इनकम किसके अंडर आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अंडरस्टूड। नाउ जैसे बिजनेस है वैसे प्रोफेशन की भी उन्होंने क्या दी है, डेफिनेशन दी है। देखो क्या दी है उन्होंने, प्रोफेशन मींस एक्टिविटी फॉर अर्निंग लाइवहुड दैट रिक्वायर्ड इंटेलेक्चुअल स्किल और मैनुअल स्किल। फॉर एग्जांपल वर्क ऑफ लॉयर, डॉक्टर, ऑडिटर, इंजीनियर एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, मतलब आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए। जैसे लॉयर को क्या होती है, एलएलबी होती है, डॉक्टर को एमबीबीएस होता है, बीएमएस होता है, ऑडिटर मतलब सीए, इसको डिग्री लगेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इंजीनियर को इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करनी होती है 4 इयर्स की। सो आर्किटेक्चर रहेगा तो उसको आर्किटेक्चर की डिग्री होती है। तो ऐसे इंटेलेक्चुअल जहाँ पे दिमाग का स्किल या मैनुअल स्किल, ये स्किल पर्टिकुलर होने चाहिए, ठीक है, इसकी डिग्री होती है, उसे कहते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, मतलब एक्टिविटी परफॉर्म इन ऑर्डर टू अर्न द लाइवहुड, फॉर एग्जांपल ब्रोकर्स, इंश्योरेंस एजेंसी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे भी हमारा मेन अर्न क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, हमें इससे इनकम मिलना चाहिए। इस यहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल और बिजनेस में फर्क क्या है कि प्रोफेशन में वी नीड अ स्पेशल डिग्री और बिजनेस में ऐसे कुछ नहीं होता है कि यही बिजनेस करना है तो यही डिग्री चाहिए, एनीवन कैन स्टार्ट द बिजनेस, बस यही दोनों में फर्क है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स बिजनेस एंड प्रोफेशन का मीनिंग आपको समझ में आया। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब हमें बिजनेस तो समझ में आया, प्रोफेशन समझ में आया, लेकिन इसके हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पता होने चाहिए व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो पहला है चार्जेबिलिटी, मतलब क्या, द टैक्स इज चार्जेबल फ्रॉम द पर्सन, ये ध्यान देना, हु कैरी आउट द बिजनेस और प्रोफेशन। ऑफ कोर्स जो बिजनेस करेगा, जो प्रोफेशन चलाएगा, उसको तो ऑफ कोर्स उसका टैक्स क्या है, चार्जेबल है, उसका इनकम जो भी है वो चार्जेबल है, टैक्स उसको पे करना है। The essential requirement is that he should be entitled to carry out the business. It is immaterial if the assessee carries business through the manager, servant and agent. इनकम टैक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई बंदा अपना बिजनेस किसी और के थ्रू कर रहा है, मतलब किसी उसने मैनेजर अपॉइंट किया है, सर्वेंट अपॉइंट किया है, एजेंट अपॉइंट किया है, इट डजंट मैटर। बस इनकम टैक्स क्या देखता है कि वो जो एसएससी है जिसका बिजनेस है, बिलोंग्स उसका बिजनेस है, वो प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। तो वो किसके भी थ्रू कमा रहा होगा, वो उसके पास 3-4 बिजनेस हो गए तो नॉट नेसेसरी वो हर बिजनेस में वहां जाके बैठेगा, तो कुछ कुछ बिजनेस को मैनेजर रखेगा, अपॉइंट करेगा, एजेंट रखेगा। सो इट्स इमटेरियल। इनकम टैक्स को सिर्फ क्या देखना है कि वो बिजनेस से इनकम कमा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है लीगलिटी ऑफ बिजनेस। देखो whether business is legal or illegal, profit will be calculated
reflected in the सेम हेड मतलब क्या, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। जैसे हमने पहला हेड क्या देखा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके पहले का है इनकम फ्रॉम सैलरी, वो भी हम जल्दी देखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो वैसे ये हेड क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ड्यू टू बेटिंग, स्मगलिंग, ये हमारे लिए देखो ये इलीगल है, लेकिन फिर भी अगर इसका कोई प्रॉफिट होगा तो वो किसके अंडर आएगा, इनकम फ्रॉम द बिजनेस। अंडरस्टूड? सो वेदर लीगल हो या इलीगल हो, टैक्स तो भरना है। नेक्स्ट इज अ निगेटिव इनकम। अब प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो, ऑफ कोर्स बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो जहाँ पे प्रॉफिट होता है वहां पे तो लॉस भी होगा। तो प्रॉफिट होगा तो ठीक है, हम उसका स्टेटमेंट बनाएंगे, बताएंगे इतना प्रॉफिट कमाया है, उस पे हम टैक्स भरेंगे। लेकिन लॉस हुआ तो क्या, तो लॉस ऑल्सो कंसिडर इन द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एंड एडजस्टेड अगेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब क्या, अगर हमारे पास कोई और सोर्सेज से इनकम है, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ, कोई और सोर्स है हमारे पास है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ऐसे अलग अलग से हमने कमा कमा के, ऐसे सपोज टोटल 30,000 हुआ है और साथ में आपका बिजनेस भी है लेकिन वहां पे 5,000 लॉस हुआ है, तो आपको टोटल देखो ये लॉस है, ये आपका बाकी और कहीं और से इनकम आया है। ऐसे हो सकता है ना, जिसका बिजनेस है वो कई पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो उसको इनकम फ्रॉम सैलरी भी आती रहेगी। ऐसे भी हो सकता है कोई डीलर है, कोई जमीन लैंड एंड बिल्डिंग सेलिंग एंड बाइंग का बिजनेस कर रहा है, तो उससे भी उसको बिजनेस से आता रहेगा। तो अलग अलग सोर्स से अगर उसको बिजनेस आ रहा है 30,000 पूरे साल का और लॉस बिजनेस का हो रहा है 5,000, तो ये हमें लॉस क्या करना है, एडजस्ट करना है। तो हमारा इनकम होगा 25,000 और हम टैक्स किस पे भरेंगे, 25,000 पे। तो देखो इनकम टैक्स ने हमारे बारे में भी सोचा है, तो लॉस हो रहा है तो भी हमें उसका बेनिफिट मिलता है, अदर इनकम जो है उसमें से हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। अंडरस्टूड? सो निगेटिव इनकम भी कंसीडर करनी है। नेक्स्ट इज गिवन एंटिसिपेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब क्या, एस्टिमेटेड और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नॉट कंसीडर। मतलब मुझे पता है कि हाँ इतना प्रॉफिट मुझे होगा, लेकिन कब होगा, अगले साल होगा या 2-3 महीने के बाद, तो फ्यूचर का हमें नहीं लिखना है यहाँ पे। होगा नहीं होगा, वो जब एक्चुअल होगा तब ठीक है, मैं पहले ही नहीं ना कंसिडर कर सकती हूँ। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉलिसी चेंज हो सकती है, अचानक डिमांड एंड सप्लाई चेंज हो सकता है, अचानक प्राइस बढ़ सकती है, अचानक प्राइस गिर सकती है, तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हूँ कि मुझे 2 महीने के बाद इतना प्रॉफिट होगा। सो ऐसा प्रॉफिट एस्टिमेटेड मतलब जो हमने अंदाज लगाया है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नॉट कंसिडर व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस। Understood? Next one, notional profit. Profit made by the business to one's own self, देखो is not considered। मतलब कोई तो उसके बिजनेस की एक चीज है जो वो यूज कर रहा है, जिसकी प्राइस सेलिंग प्राइस 1 लाख है और उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए 90,000 आया। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल देती हूँ, विजय सेल्स, ठीक है, विजय सेल्स के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, तो उसका एक हमने फ्रिज लिया, ठीक है, तो वो विजय सेल्स का ओनर जो है उसने एक फ्रिज अपने घर लेकर गया जिसकी प्राइस थी 1 लाख, सेलिंग प्राइस जो कस्टमर को वो सेल करता था 1 लाख, लेकिन उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था 90,000। तो 90,000 था लेकिन 1 लाख है तो 10,000 प्रॉफिट, लेकिन वो उसने अपने लिए यूज किया। ठीक है, तो ये 10,000 जो प्रॉफिट है वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा, कैन नॉट बी कंसिडर एज ए प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस बिकॉज दैट थिंग्स इज यूज बाय द विजय सेल्स फॉर अ पर्सनल यूज। तो ये 10,000 बिजनेस में कंसिडर नहीं होगा। हाँ, यही अगर उसे कस्टमर को बेचा होता 1 लाख और उसकी ओरिजिनल प्राइस 90,000 थी, तो 10,000 जो प्रॉफिट है वो बेशक उसने क्या किया होता, इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसने ऐड किया होता। बट ये वाला नॉशनल प्रॉफिट ही कैन नॉट बी कंसिडर एज अ प्रॉफिट। अंडरस्टूड? आई होप समझ में आ रहा है। सी, ऐसा तो बहुत वास्ट है इनकम टैक्स, बट हम इतना अगर पढ़ते बैठोगे तो ना हमें टाइम इतना सफिशिएंट है, ना हमारे इतने दिमाग में ये सब कुछ कंसेप्ट बैठेगी। तो जितना हम एग्जाम से रिलेटेड है उतना ही फिलहाल हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, कंपाइलेशन ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब क्या कि आपकी 2-3 बिजनेस है तो 2-3 बिजनेस आपको मर्ज करने हैं,
अंडरस्टूड? ऐसे होता है ना, एक बंदे का 2-3 बिजनेस होते हैं, अलग अलग होते हैं, 2-3 दुकान होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, तो सबका इनकम क्या करना है, मर्ज टुगेदर, मर्ज मतलब एक साथ टुगेदर करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस और प्रोफेशन शुड बी कैरीड प्रीवियस ईयर, पीवाई मैंने ये फर्स्ट लेक्चर इनकम टैक्स का वहीं पे सिखाया है। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल हम प्रॉफिट एग्जैक्टली एक्चुअल प्रॉफिट कमाएंगे, एंड असेसमेंट ईयर मतलब क्या, जिस साल हम टैक्स भरेंगे। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर अगर हमारा 21-22 है तो हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा 22-23। अंडरस्टूड? सो ये भी हमें एक कंसिडर करना है कि वही प्रॉफिट हम लेंगे, वही इनकम लेंगे जो प्रीवियस ईयर कमाया है, ठीक है। लेकिन कुछ एग्जम्पशंस ऐसे हैं जो हम क्या कर सकते हैं, भले लास्ट ईयर नहीं किया है तो भी हम कंसिडर कर सकते हैं। सो ये थोड़ा सा स्टार मार्क करके लो, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में तो ये 4 में से एक आध दूसरी एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये आती है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकालो या कहीं तो लिख कर लो कि कौन कौन से ऐसा इनकम है जो लास्ट ईयर हमने नहीं कमाया है फिर भी हम इसे कंसिडर कर सकते हैं ये साल। तो पहला है रिकवरी ऑफ एनी अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन, हमने पहले बिजनेस से इसको डिडक्शन किया था, एज ए एक्सपेंसेस वगैरह बताया था, लॉस बताया था, लेकिन बाद में वो रिकवर हो गया। सेल ऑफ असेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च, देखो ये भी एक एडजस्टमेंट है, तो ये भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। बैड डेट्स रिकवरी अर्लियर अलाउड एज अ डिडक्शन, देखो अगर प्रॉफिट एंड लॉस आपको याद रहेगा, हमने 11th-12th में सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस, दिस इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड। सो इफ यू रिमेम्बर हम प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी लिखते थे, देन टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू बैड डेट्स, देखो अगर आपको याद रहेगा बैड डेट्स, टू आरडीडी, ये सब हम लिखते थे, ठीक है। तो ये जो बैड डेट्स हमने प्रीवियसली अलाउड किया है कि यस हमको लॉस हो गया है, लेकिन फॉर्चुनेटली अगले साल वो रिकवर हो गया है, ठीक है। तो था तो ये लास्ट टू लास्ट ईयर, लेकिन रिकवर ये नेक्स्ट ईयर हुआ है, तो ऐसे वक्त हम ये रूल नहीं लगाएंगे कि ये लास्ट ईयर तो नहीं था, तो हम कैसे कंसिडर करें, नो। सो ये बैड डेट्स, रिजर्व फॉर आरडीडी, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ये 4 पॉइंट व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लिखो, ले लो या कहीं पे तो लिख लो कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। बैड डेट्स, देखो यूजुअली बैड डेट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं वो, आरडीडी के बारे में देते हैं, एंड सेल ऑफ असेट ऑफ फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये एक, ठीक है। तो ये 3-4 चीजें याद रखना है कैलकुलेट के वक्त। चलो नाउ अब हमें देखना है नेक्स्ट वन, अब हमें क्या अलाउड करना है, क्या डिसअलाउड करना है, कौन सा इनकम कंसिडर करना है, कौन सा इनकम नहीं करना है, उसका उन्होंने बेसिक हमें दिया है। एक्चुअली बुक में बहुत बड़े पॉइंट्स दिए हैं और बहुत सारे दिए हैं, बट मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी जितना आपको एग्जाम में जरूरी है। तो देखो ऐसे कौन से एक्सपेंडिचर है जो हमें अलाउड नहीं करता है एज ए डिडक्शन, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है अभी आपको समझ में नहीं आए, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लो या कहीं तो लिख कर लो, जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ाऊंगी फिर आपको ये समझ में आएगा। फिर जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2-3 करोगे और फिर से ये पढ़ोगे ये वाला पेज, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पेज प्लीज संभाल के रखना, अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक पे टिक मार्क करो, नहीं है तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन, तो कैपिटल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड डिडक्शन, परचेस ऑफ नियॉन साइन, सर्जिकल इक्विपमेंट, शेयर्स, मोटर कार्स, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर हम माइनस नहीं कर सकते हैं। कैपिटल अगर एक्सपेंसेस है तो कैपिटल लॉसेस भी अलाउड नहीं है, कोई पेनल्टी है वो भी अलाउड नहीं है। इफ द एसेसी इज पेइंग अनरीजनेबल अमाउंट टू हिज रिलेटिव कंसर्न विद द बिजनेस, तो ये भी अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं है, रेंट ऑन ओन कैपिटल अलाउड नहीं है। इफ पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर मोर देन, ओके ये वाला पॉइंट याद रखो, अगर कोई भी एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर 20,000 से ज्यादा है और वो अगर आप कैश में पेड करते हो तो बिल्कुल आपको ये डिडक्शन अलाउड नहीं है। अब ये अलाउड नहीं है, क्या नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है चलो मैं आपको बताती हूँ।
फिर से प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है, यहाँ पे आपको पता है ऑल एक्सपेंसेस लिखते हैं, यहाँ पे हम ऑल इनकम लिखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, सी द फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे लिखते हैं सैलरी, तो ऑफकोर्स ये तो अलाउड है, बिजनेस का है, हमारा खर्चा है। देन हम यहाँ पे लिखते प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, भाई ये भी अलाउड है। फिर हम यहाँ पे लिखते इंश्योरेंस, भाई ये भी बिजनेस का अलाउड है, ये एक्सपेंसेस हम बता सकते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे आया टू लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, तो ये क्या है, हमने कोई बिल्डिंग सेल की थी, उसका लॉस हुआ, तो दिस इज नॉट रिलेटेड कंसर्न विद द बिजनेस, तो ये हम माइनस नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ऐसे वक्त इनकम टैक्स बोलता है कि ये वाला लॉस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नॉट अलाउड, बिकॉज ऐसे तो आप बहुत सारे आप लॉस एक्सपेंसेस बता सकते हो, और जितने आप एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बताओगे, दिस इज कॉमन सेंस कि आपका नेट प्रॉफिट कम होते होते जाएगा, और अगर आपका नेट प्रॉफिट कम होते होते जाएगा तो टैक्स भी हम गवर्नमेंट को कम ही भरेंगे, तो ये गवर्नमेंट को चलेगा क्या, ऑफ कोर्स नॉट। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि हम सब एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं करेंगे आपको बिजनेस में से माइनस करने। ऐसे तो आप बहुत सारे एक्सपेंसेस अलाउड लिखते ही जाओगे, लिखते ही जाओगे, और अपना प्रॉफिट जानबूझ के कम करोगे, और जितना प्रॉफिट कम होगा आप जानबूझ के टैक्स कम भरोगे, और ये बात तो इनकम टैक्स वालों को, गवर्नमेंट को हजम ही नहीं होगी। तो इनकम टैक्स देखो कितना स्मार्ट है, उसने क्या कहा है कि ठीक है भैया आप बताओ, आप एक्सपेंसेस है ना बिजनेस से रिलेटेड वो जरूर बताओ, लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो बहुत बड़े बड़े हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल देखो पहली लाइन दी है परचेज ऑफ नियॉन साइन, या कोई आपने इक्विपमेंट्स खरीदा, कोई आपने मशीनरी खरीदी, मोटर कार खरीदा, मोटर कार 3 लाख है, एज्यूम करो 3 लाख है, और अपने खर्चा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 3 लाख बताया, यहाँ पे 3 लाख परचेज ऑफ मोटर कार, तो सोचो आपका कितना धड़म से नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, और एकदम टैक्स आपको कम भरना पड़ेगा, तो ये गवर्नमेंट को नहीं परवड़ेगा। अंडरस्टूड। सो इसलिए कुछ कुछ एक्सपेंसेस इनकम टैक्स ने अलाउड नहीं किए हैं, डिसअलाउड किए हैं। तो ये कौन कौन से इनकम है, तो ये वाले हैं, तो स्क्रीनशॉट निकाल कर लो, ठीक है। इसमें से मेन पॉइंट आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या आता है, देखो जानबूझ के देंगे परचेस ऑफ नियॉन साइन, परचेस ऑफ मशीनरी, तो ये हमें डिसअलाउड करने हैं, ठीक है। कभी कभी ये वाले भी देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑन ओन बिल्डिंग, अगर आपकी खुद की बिल्डिंग है और वहीं पे आप बिजनेस कर रहे हो, ये हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में देखा है, नीचे मकान ऊपर, सॉरी नीचे दुकान ऊपर मकान, तो नीचे का खुद का ही आपका घर है, उसका आपको रेंट नहीं अगर आप पे कर रहे हो, तो आप जबरदस्ती प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट क्लेम नहीं कर सकते हो। अंडरस्टूड। सो ये भी अलाउड नहीं रहेगा अगर खुद का ही आपकी बिल्डिंग है और उसमें आप यूज कर रहे हो बिजनेस। इफ पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर मोर देन 20,000, अगर कैश में आप बता रहे हो, क्योंकि कैसे होता है ना, कैश में हम बताते हैं ना तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन कहीं रिकॉर्ड नहीं होती है, हाँ बैंकिंग की होती है, तो वो हम बता सकते हैं कि यस रियली हमने ये खर्चा किया है, लेकिन कैश का कहीं रिकॉर्ड नहीं होता है। अंडरस्टूड। सो बिजनेसमैन अगर बहुत स्मार्ट होगा कोई बिजनेसमैन, तो जानबूझ के वो सब खर्चे कैश में ही बताएगा। तो इनकम टैक्स भी स्मार्ट है, उसने कहा कि नहीं 20,000 के नीचे इट्स ओके वी कैन कंसिडर, लेकिन 20,000 से ज्यादा अगर आप कैश एक्सपेंसेस अगर आप कैश में पेड करते हो तो दैट इज फुल्ली डिसअलाउड, पूरे की पूरे आप ये डिसअलाउड करेंगे इनकम टैक्स वाले। हाँ, आप डीडी अकाउंट पे से पे कर सकते हो, बेरर चेक भी नहीं, बिकॉज बेरर चेक इज ऑल्सो कंसिडर एज अ कैश पेमेंट, तो ये भी आप नहीं अलाउड करोगे। तो देखो ऑब्जेक्टिव में याद जरूर आएगा ट्रू एंड फॉल्स में, ठीक है। सो मोर देन 20,000 मेड इन अ कैश और बेरर चेक इज नॉट अलाउड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। गॉट इट। तो ये ऐसे है। नेक्स्ट भी देखो और कौन कौन से हैं, अदर एक्सपेंसेस है, ठीक है। एंटीसिपेटेड लॉस मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है, आरडीडी, आरडीडी नॉट अलाउड,
वरना ऐसे तो प्रोविजन हम दुनिया भर की प्रोविजन लाखों में करके रखेंगे और धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा ज्यादा बताएंगे, नेट प्रॉफिट कम बताएंगे। तो इनकम टैक्स ने बोला नो, आरडी इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो यू डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लो। जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे ये फिर से मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको, ठीक है। एक्सपेंडिचर विज इन इलीगल, ऐसे भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में शो नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे लेकिन जब टैक्स भरेंगे तब इसमें से हम वो अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। पर्सनल एक्सपेंसेस, ऑफ कोर्स पर्सनल एक्सपेंसेस, जैसे आपने आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरा, घर के खुद का रेसिडेंशियल का कोई इंश्योरेंस भरा, तो नॉट अलाउड। चैरिटी एंड डोनेशन ऑल्सो नॉट अलाउड एक्सेप्ट स्पेसिफिकली अलाउड। हाँ, अगर कहीं पे लिखा होगा कि नहीं ये अलाउड है, दिस यू कैन क्लेम इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज चैरिटी एंड डोनेशन भी अलाउड नहीं है। वरना क्या करेगी बिजनेसमैन, अपने ही नजदीक के लोगों को डोनेशन देंगे, फिर से बाद में अंडर द टेबल फिर से उनसे लेंगे, लेकिन फिलहाल देने की एक्टिंग करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताएंगे और ऑटोमेटिकली उनका नेट प्रॉफिट कम होगा एंड ऑटोमेटिकली टैक्स भी कम होगा। अंडरस्टूड। तो चैरिटी एंड डोनेशन को भी जगह नहीं है बाय कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। अंडरस्टूड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लिख सकते हो, लेकिन जब टैक्स भरने का बारी आएगा तो ये तब वहां से क्या होगा, डिडक्ट होगा, ठीक है। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एनी टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी, ऑफ कोर्स इनकम टैक्स पर्सनल है, वेल्थ टैक्स पर्सनल है, ये भी अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो अलाउड नहीं है, बहुत सारे इनकम है जो अलाउड नहीं है, बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो अलाउड है। तो ऐसे हेडिंग्स है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इमीडिएटली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे एंड श्योरली उसमें आपको समझ में आएगा। ओके, तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।